पास तो कोई काम है नहीं, उन लोगों को सिर्फ दिमाग चलाते रहते हैं। हमें शक है कि जो जातीय जनगणना के लिए जो कैबिनेट में प्रस्ताव लिया गया, हम लोग को डर है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की जो मुद्दा थी, देश को जो आवश्यकता थी, उसको सिर्फ गौण करने के लिए इस मुद्दा को सिर्फ कैबिनेट में पास कर दिए कि आने वाला चुनाव में इसका हम लाभ लें, लेकिन वह होने वाला नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ लाभ लेने के लिए तत्काल यह घोषणा किए हैं। जिस तरह से महिला बिल वगैरह ला कर ठंडे बस्ते में डाल दिए, उसी प्रकार हमें आज भी लगता है कि यह मुद्दा को ला करके जाति ना होगा। चूंकि हम लोग, कुछ लोग हैं जो पहले अनुभव कर लेते हैं, कुछ लोग अनुभव नहीं कर पा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। मैं रविरंजन नील है और बिहार में इस वर्ष चुनाव होना है और इसी मुद्दे पे बात करेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी गया जिला के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार जी से, और चर्चा यह भी करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में गया जिला में कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। सर, स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कामना करता हूं कि आपका एडीआर चैनल काफ़ी तेज़ी से जनमानस के पटल पर उतरे, और आप जिस तरह से सही जानकारी आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों से को देते हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है सर, 2025 का आम चुनाव होना है, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी? निश्चित रूप से। किन मुद्दों को लेकर आप जाइएगा जनता के बीच? चूंकि हमारे पास मुद्दा ही मुद्दा है। जो महागठबंधन की जो गठबंधन है, इंडिया महागठबंधन, उसमें आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद और आज तक उसमें अधिकतर जो पार्टी हैं वह जनहित के मुद्दों की लड़ाई ही सिर्फ नहीं लड़ी है, बल्कि मौका मिला है तो जनहित के बारे में जो कार्य किया है वह उल्लेखनीय है। आप तो कह रहे हैं कि जनहित के मुद्दों को लेकर जाएंगे, लेकिन कुछ समय पहले पहलगांव में अटैक हुआ, निहत्थे लोगों पे आतंकवादियों के द्वारा वार किया गया। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे पास 56 इंच का सीना है, लेकिन प्रतिक्रिया में अब तक कुछ नहीं किया गया। तो सब लोग जानते हैं, जो आज तक अपने सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, और खास करके जो बड़े बड़े चैनल हैं, ये तो धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोग जैसे यूट्यूबर को कि सही बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और बड़े बड़े जो मीडिया के लोग हैं, बड़े बड़े जो चैनल हैं, वह क्या उनका स्थिति है वह आप खुद समझ रहे हैं। आज वहाँ अटैक हुआ तो किसी मीडिया में दम नहीं हुआ कि आखिर भाई केंद्र का पूरा शक्ति आप में निहित है, सुरक्षा का मामला आप में निहित है। और जब अटैक हुआ तो उस परिस्थिति में वहाँ जो पर्यटन का जो रास्ता खुला, तो आपने सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं किया था? इस पर आज तक कोई मीडिया वाला का तो न्यूज आया नहीं। और उस पर हम लोग सहानुभूति प्रकट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो नेता हैं या विपक्ष के तमाम नेता ने सरकार को खुला ऑफर दे दिया है कि ऐसी विकट परिस्थिति में हम लोग जो भी निर्णय लेना है आप लीजिए, तमाम हम लोग आपके साथ हैं। राहुल गांधी पत्र लिखते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पत्र लिखते हैं विशेष सत्र बुलाने का, लेकिन अभी तक उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो वो बताएंगे ना कि उनके मंशा में क्या है, या आप जान रहे होंगे या आम जनता जान रहा है कि उनके मंशा में क्या है। जब तमाम विपक्षी दल उन्हें सहयोग करने के लिए तैयार है और वैसी अहम मुद्दा पर भी वह सामूहिक चर्चा करने से इनकार कर रहे हैं, तो आप समझिए कि जन कहाँ है और तंत्र कहाँ है। पाकिस्तान में तो विशेष सत्र बुलाया गया, वहाँ पे चर्चा हुई। मैं पाकिस्तान, हम तो अपने देश के मालिक हैं ना। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है तो वो अपना कर रहा है, उससे हम लोगों को क्या लेना देना है। हमारे ऊपर जो उनके द्वारा जो कमज़ोर करने का जो साहस किया जाएगा, कमज़ोर करने का जो साहस किया जा रहा है, उसके बारे में हमें अपने प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए। और यहाँ की सरकार को सभी लोग तो पुनः बोल रहे हैं कि सभी तरह से सुरक्षा के मैटर पर सहयोग करने के लिए तैयार है।
भाजपा के सांसद हैं और प्रवक्ता हैं संबित पात्रा। वह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसको PWC बोलते हैं। अरे कहने दीजिए, उन लोग को कहने के अलावा उन लोगों के है पास क्या? उन लोगों को कहने के अलावा क्या है? तो अलर बलर बोलते रहते हैं संबित पात्रा कि हमारा सिर्फ चलते रहे मोदी जी के सरकार में दुकान। इसी बीच जातीय जनगणना का भी फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, आप एक अहम मुद्दा छेड़े हैं और इसके पहले भी जो क्वेश्चन किए, हम एक ही बार में सारा जवाब मैं दे देता हूं। दो शब्द है, मजबूत और मजबूर। तो कांग्रेस सभी दिन मजबूत रहा है और कांग्रेस के जो विरोध करने वाले हैं वह हमेशा मजबूर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सदन में मोदी जी के आंख में आग डाल करके कहे थे कि जातिगत जनगणना इसी सत्र में यानी 2024-29 में ही किसी भी कीमत में मैं करा कर रहूँगा, और वह आज हुआ। इसलिए हम मजबूत हैं। और इनकी जो सोच थी, इनका जो संघर्ष था, उसमें भाजपा की सरकार को मजबूर होना पड़ा और मजबूर होकर करना पड़ा। तो मजबूर देश नहीं चला सकता है, मजबूत देश चला सकता है। इसलिए हमारी जो पार्टी है और हमारे पार्टी में जो महागठबंधन का जो बना है, उसमें अधिकतर लोग मजबूत हैं। और जो एनडीए का सरकार है वह मजबूर है, जिसका परिणाम जातीय जनगणना से ही आप देख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ये बार बार मुद्दा उठा रहे थे, जनसभाओं में जा रहे थे, बोल रहे थे कि भारत की जो संसाधन हैं उन पे सभी लोग का अधिकार हो, समान रूप से भागीदारी हो, इसके लिए ज़रूरत है जातिगत जनगणना। ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष के लोग जाति जनगणना कराकर फैसला लिया है, वह विपक्ष के एक मुद्दा को अपनी तरफ कर लिया। देखिए, हमें मुद्दा से मतलब नहीं है। हमारी पार्टी कभी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए अग्रसर नहीं हुआ है। वह देश के बेरोजगारों को रोजगार के लिए, देश के किसानों जो आत्महत्या कर रहे हैं उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है उसके लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के संविधान के लिए और देश में तमाम जो उपेक्षित लोग हैं उसके लिए हमारी पार्टी हमेशा लड़ी है। और उसको उन सब समस्याओं को समाधान के लिए यह आगे आई है। और प्राथमिकता हमारी पार्टी का नहीं कि हमारी पार्टी मजबूत हो। हमारी पार्टी आज़ादी के पहले भी देश के लिए लड़ाई लड़ा, वह कभी नहीं कहा कि हमारी पार्टी मजबूत हो। और आज भी राहुल गांधी जी देश के जो तमाम क्षेत्रों में जो पिछड़ता जा रहा है उसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष कर रही है। और निश्चित तौर पर जब संघर्ष करेंगे लोगों को लाभ मिलेगा तो हमारी पार्टी मजबूत होगी। जिस देश प्रेम की राग आप बोल रहे हैं, अलग मुद्दे पे भाजपा की सरकार अक्सर कांग्रेस को घेरती है। देखिए, सब लोग जानते हैं कि देश की स्वतंत्रता में का वीर भगत सिंह का, राजेंद्र प्रसाद जी का, श्री कृष्ण बाबू का, सबका योगदान रहा है। यह बापू देश है। एक तरफ हमारे पास आइडियोलॉजी है, हमारे पास एक से एक प्रेरणा वाले नेता रहे हैं, और एक तरफ सावरकर जी का आप इतिहास देखिए, उन्होंने क्या देश के लिए किया, या भाजपा में उसका देख लीजिए। आज ये हिंदू मुसलमान की बात है। आप देखिए, आज़ादी के पहले जब बंगाल में सरकार बन रहा था, मुस्लिम लीग के साथ श्यामा मुखर्जी सरकार बनाए, और हमेशा उन लोगों को कोई मत अंग्रेज जो था सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर रोक लगाया था कि यह सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी
तो कहने से नहीं ना होगा, इतिहास है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो अब थेथोलॉजी का क्या जवाब है, लेकिन जनता के माध्यम से जवाब देगी। और एक चीज और कहना चाहते हैं कि चूंकि उन लोगों के पास तो कोई काम है नहीं, उन लोगों को सिर्फ दिमाग चलाते रहते हैं। हमें शक है कि जो जातीय जनगणना के लिए जो कैबिनेट में प्रस्ताव लिया गया, हम लोग को डर है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की जो मुद्दा थी, देश को जो आवश्यकता थी, उसको सिर्फ गौण करने के लिए इस मुद्दा को सिर्फ कैबिनेट में पास कर दिए कि आने वाला चुनाव में इसका हम लाभ लें, लेकिन वह होने वाला नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ लाभ लेने के लिए तत्काल यह घोषणा किए हैं। जिस तरह से महिला बिल वगैरह ला कर ठंडे बस्ते में डाल दिए, उसी प्रकार हमें आज भी लगता है कि यह मुद्दा को ला करके जातीय जनगणना के मुद्दा को लाकर इसे ठंडा बस्ता में डाल लेना चाहते हैं कि जो जनता की लड़ाई लड़ रही है महागठबंधन और खास करके कांग्रेस, तो इसे जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए चुनाव को पहले यह कैबिनेट में लाया गया है। सोशल मीडिया पे कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं, कई लोग की प्रतिक्रिया आ रहे हैं कि भारत में इस समय जनगणना की नहीं बल्कि युद्ध की जरूरत है। दोनों का जरूरत है। आखिर जनगणना यूथ है, तो जनगणना जब होगी तभी ना पता चलेगा कि कितना वर्ष के कौन बेरोजगार हैं, कितना वर्ष के लोग कौन पलायन कर रहे हैं। तो जनगणना एक एक्सरे है। हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि ये एक्सरे है। जिस तरह से कोई शरीर में कष्ट होता है एक्सरे से पता चलता है, तो एक्सरे हो जाएगा तो उसमें युवा, महिला, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अगड़े जाति के भी कितने लोग पिछड़े हैं, उपेक्षित हैं, तमाम उससे पता चल जाएगा। इसलिए जातिगत जनगणना किसी भी इलाज के लिए, चाहे युवा हो, किसान हो, बेरोजगार हो, व्यवसायी हो, सभी के इलाज के लिए अहम चीज जातीय जनगणना है। और युवा की जहाँ तक बात है, हमारे नेता पार्टी से लेकर करके सदन में जो चुन जाते हैं, उन्हें टिकट देने तक युवाओं को प्राथमिकता दे रही है। पहले भी दिया है, आज भी दे रहे और आगे भी देगा। गया जिला में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, यह सब महागठबंधन की बैठक हुई है। महागठबंधन में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है। यह सब ऊपर का मामला है। पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी का हम यहाँ सिपाही हैं, पार्टी का जो निर्देश होगा वह हम पालन करेंगे। और यदि हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ क्या स्थिति है, तो जो उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मैं रखूँगा पार्टी के प्लेटफॉर्म पर। आज रणदीप सुरजेवाला आने वाले हैं, जो कांग्रेस के कर्नाटक के प्रभारी हैं। तो चूंकि यहाँ 20 साल से सरकार चल रही है और कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है, और आने वाला 4 महीना 5 महीना में यहाँ चुनाव होने वाला है, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी अपने जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए लोगों को यहाँ उचित मुद्दा के लिए, उचित बातों के लिए, और जो काम किया कांग्रेस उसके बारे में जानकारी के लिए बहुत सारे नेता को यहाँ लगाया जा रहा है। सिरघाटी विधानसभा पर ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और सिरघाटी विधानसभा से आप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कौन कह रहा है बात? आम जनता। आम जनता का एक अलग मानस है, लेकिन जो पार्टी का निर्णय होता है वह सर्वोपरि है। ऐसी तो कोई चर्चा अभी तक हमें सुनने में नहीं आया है। हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी, हमारे कांग्रेस के नेता हैं तो प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हमको मिले। सब लोग चाहता है, लेकिन अंत में जो फैसला होगा, जो डिसीजन होगा, वह सर्वमान्य होगा। और हम लोग प्रदेश स्तर से लेकर करके पंचायत नहीं बूथ स्तर तक एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा। पंचायत स्तर, बूथ स्तर पर भी सभी 6 जो गठबंधन में दल हैं सभी मिल करके एक होकर चुनाव लड़ेंगे। और सिरघाटी और गुरुआ और टेकारी का मामला नहीं है, यहाँ तमाम सीटों पर तमाम लोग एक होकर के चुनाव लड़ेंगे, इसलिए सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। कल पटना दीघा आसियाना में महागठबंधन या कहे कि इंडिया ब्लॉक की बैठक थी, क्या कुछ निर्णय लिया गया? निर्णय यही है कि एक दूसरे को मिलजुल करके और एक होकर हम लोगों को बूथ लेवल पर काम करना है, जिससे जो 20 साल से जनता ग्रसित है यहाँ,
उससे मुक्ति दिलाना है, और इसी के लिए कल बैठक थी। नीतीश कुमार के कहा जा रहा है कि अब वो चरमरा गई है व्यवस्था, बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आज लोग बोल रहे हैं, मैं तो 2005 में उनकी सरकार बनी थी, हम 2006-07 से ही बोल रहे हैं कि जनतंत्र में जनताओं की भावना का कदर होना चाहिए, लेकिन वह जब से बने हैं तब से जो प्रशासनिक लोग हैं, लाल फित्ताशाही लोग हैं, उनकी यहाँ वर्चस्व चलता है। तो हम तो लोग आज कर रहे हैं, मैं 2008-09 में ही बोला था, और हमारे उस समय जेडीयू के जो साथी रहते थे, हम भी उस समय जेडीयू में थे। तो कल आपको यह पार्टी छोड़ना होगा, क्योंकि हम लोग, कुछ लोग हैं जो पहले अनुभव कर लेते हैं, कुछ लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो मैंने अनुभव के आधार पर ही 2008 में ही पार्टी छोड़ दिया था कि इनसे सरकार पर हॉवी है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नुकसान होगा। आज नुकसान हॉवी से पटना रोड बन गया, विकास हो गया, पटना से डुमरिया रोड बन गया, विकास हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि यह रोड आज के 10 साल पहले पास हुआ, 2 साल में बन जाना चाहिए था, 8 साल लेट हुआ। तो 8 साल देश राज को पीछे किया गया ना। 8 साल यदि पहले रोड बनता तो ज़्यादा विकास होता, ज़्यादा लोगों की आवाजाही होता, ज़्यादा बिजनेसमैनों को आवाजाही होता, ज़्यादा बेरोजगारों को आवाजाही होता। तो सभी रूप में आप विकास इसमें देखिए कि स्वास्थ्य के मामले में पूरे देश में कैमा स्थान पर मेरा राज है, शिक्षा के स्थान पर कैमा राज है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला पर। कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है, क्या जरूरत पड़ी संविधान बचाने यात्रा की? चूंकि संविधान बचाओ यात्रा की यह जरूरत पड़ी कि जब कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद सत्ता में आया तो उन्होंने कभी पक्ष और विपक्ष नहीं देखा। जो भी पॉलिटिशियन बुद्धिजीवी थे, चाहे वो किसी दल के थे, सभी लोगों से राय मशवरा कर और संविधान बनाया गया था। और संविधान से देश चलता है, देश के लोगों के हित में है। लेकिन जिस तरह से संविधान परिवर्तन करने की बात आ रहा है, संविधान में मौका पर एक कुछ न कुछ संशोधन किया जा रहा है, जिससे हम लोगों को नहीं पूरे देश को डर है कि यह संविधान को खत्म कर जो पुराना मनुस्मृति है उसको लोग लागू करना चाहते हैं। और हम लोग इसके लिए तटस्थ हमेशा तैयार हैं और कभी भी संविधान में बेदखल नहीं करने देंगे। संविधान को बचाने के लिए जो भी कर्म करना पड़ेगा हम लोग तमाम कांग्रेसी इसके लिए करेंगे। चलिए, तो आप देख रहे थे और सुन रहे थे संतोष कुमार जी को, कितनी बेबाकी तरीके से हर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर कमेंट में अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।